कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में पढ़ने वाले हैं पूर्वी राजस्थान का जो मैदानी प्रदेश है उसके विषय में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। और चर्चा शुरू करें उससे पहले आप लोगों को अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये जो वीडियो अपन लोग बना रहे हैं यहाँ पे जो आप लोगों को पढ़ा रही हैं, तो आप इससे राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी आप बड़े आसानी से कर सकते हो यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे राजस्थान का भूगोल का जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, और उसी में आज पढ़ने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। चलिए। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इसकी बात अपन कर भौतिक स्वरूप की बात कर रहे हैं। और इसमें आज हमें जिसकी चर्चा करनी है वो पार्ट नंबर है 3, को बोलेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताओ? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश के विषय में हम लोग चर्चा करें तो आप लोगों को यहाँ पे जानना है कि जो हमारा ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, आप यूं कह सकते हो कि प्रदेश जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है बोलो? ये प्रदेश जो है वो हमारी अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्व में स्थित है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। इसके बाद में अगर हम बात करें, यह है राज्य का एक उपजाऊ प्रदेश है। ऐसा प्रदेश है, उपजाऊ प्रदेश है। और इस प्रदेश में औसत वर्षा 40 से 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच रहती। और अगला प्रश्न यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो प्रदेश है यह राजस्थान का एक नवीन भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? राजस्थान का एक नवीन भाग माना जाता है। भाई कैसा माना जाता है? राजस्थान का एक नवीन भाग इसे माना जाता है। ऐसा भाग है, नवीन भाग कह सकते हैं इसको। और इस प्रदेश में जो मृदा है, मृदा वो आपको देखने को मिलेगी जलोढ़ या कच्छारी
मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ या कछारी मृदा यहाँ पे देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, यह प्रदेश जो है वो राजस्थान का 23% क्षेत्रफल घेरे हुए है। कितना बोलो? 23%। भाई ये राजस्थान का 23% क्षेत्रफल घेरे हुए है, और जिसमें जिसमें लगभग लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 39% जनसंख्या इस प्रदेश में निवास करती है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक जन घनत्व अगर कहीं पे पाया जाता है राजस्थान में, तो वो कौन सा क्षेत्र है? आपका पूर्वी मैदान है। कौन सा मैदान है बताओ? पूर्वी मैदान है, जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। और ये एक यूं यूं कहो कि एक राजस्थान का उपजाऊ प्रदेश है, जो कि जलोढ़ मृदा से निर्मित है। नवीन प्रदेश इसको माना जाता है, और अरावली के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है बताओ? अरावली के पूर्व में ये स्थित है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। दूसरी बात, आप लोगों को ये समझना है कि जो प्रदेश है, इस प्रदेश को कुछ उपभागों में भी डिवाइड किया गया है। देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश को निम्न उपभागों में बांटा गया है। उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से उपभागों में बांटा गया है, तो ये भी जान लो यहाँ पे। एक तो बनता है चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन बनता है? तो चंबल बेसिन बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक यहाँ पे बनेगा चंबल बेसिन। और 2 नंबर यहाँ पे अगर आप रखना चाहो तो हो जाएगा कौन सा? बनास बेसिन। और 3 नंबर यहाँ पे आपको रखना है बाण गंगा बेसिन। और 4 नंबर आप लोग यहाँ पे रख सकते हो मध्य माही बेसिन। अरे बोलो कौन सा बेसिन? मध्य माही बेसिन। तो हमने कितने भागों में इसको डिवाइड कर दिया? तो आपको एक बात सीधी सी समझना है, एक तो चंबल बेसिन, दूसरा हमने यहाँ पे किया बनास बेसिन, और तीसरा कर दिया बाण गंगा बेसिन, और उसके बाद में हमने रखा यहाँ पे मध्य माही बेसिन। और देखिए, इस प्रदेश का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। ये इस प्रदेश की एक विशेष बात है, इसलिए कहते हैं कि ये राजस्थान का एक उपजाऊ
प्रदेश है जो कि सर्वाधिक जनघनत्व भी रखता है और सर्वाधिक नदियां भी यहाँ प्रवाहित होती हैं। और इस प्रदेश में विशेष रूप से कुएं और नलकूप से भी सिंचाई क्या होती है, अधिक होती है। कुएं नलकूप से इस प्रदेश में सिंचाई अधिक होती है, ये भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है। अब देखो उसके बाद में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इनको एक एक की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चर्चा करूं सबसे पहले इनकी डिवाइडेशन की, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करें इस प्रदेश के विषय में, तो देखिए देखो यहाँ पे जो चर्चा की जाए हमारे लिए वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई वो ये जो हमारा पूर्वी जो प्रदेश है वो है कहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे जयपुर, ये जयपुर है यहाँ पे, और जयपुर के बाद में इधर आगे बढ़े हैं तो इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इधर हम लोग आगे बढ़े हैं तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये, और यहाँ पे अगर आप बात करना चाहोगे, इधर अगर बात करोगे तो ये जो क्षेत्र है विशेष, इसको हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि भाई देश की बात करें, पूर्वी मैदान की अगर चर्चा करोगे तो आपको इस तरीके से इसको ध्यान में रखना होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं तो पहला हमारे पास कौन सा है, तो वो ध्यान रखना, चंबल बेसिन को देख लेते हैं। कौन सा बेसिन बताओ? चंबल बेसिन, है ना। तो ये ध्यान में रख लेना है। अब चंबल बेसिन की अगर आप बात करोगे तो आपको बड़ी सीधी सिंपल सी बात देखने को मिलेगी, और वो बात कौन सी देखने को मिलेगी, तो देखो चंबल बेसिन। अब ये जो बेसिन है आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है कि इसका निर्माण किसने किया है, नदियों के द्वारा हुआ है। तो आपको कहना है चंबल व उनकी सहायक नदियों द्वारा, चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताओ? चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश को ही क्या कहते हैं? चंबल बेसिन। और ये जो चंबल नदी है, कौन सी नदी बोलो? चंबल नदी, ये कहां से निकलती है, तो आपको कहना है जाना पाओ कि पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। जाना पाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं चंबल नदी, और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। कौन सी? चंबल नदी। और ध्यान रखना, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, कोटा बूंदी में बहते हुए, सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में बहते हुए ये इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो ध्यान रखना ये जो चंबल नदी है ये हमारे राजस्थान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, राजस्थान में अपुआ क्षेत्र है। राजस्थान में अपुआ है क्षेत्र कहाँ है, तो देखो चित्तौड़ है,
कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली है, करौली है, धौलपुर है। इन जिलों में ये प्रवाहित होती है कौन सी नदी? आपको कहना है चंबल नदी। लेकिन विशेष रूप से इस चंबल बेसिन में हम लोग शामिल किसको करते हैं? तो ध्यान रखना, इसमें जो शामिल किया जाता है विशेष रूप से आपका कोटा का उत्तरी भाग शामिल हो जाता है, सवाई माधोपुर को इसमें शामिल कर लेते हैं, करौली को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, धौलपुर को शामिल करते हैं, और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में हम लोग भरतपुर को भी शामिल कर सकते हैं। किसको? भरतपुर को। तो ये सब क्षेत्र इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है किसका? चंबल बेसिन का। कौन से बेसिन का बताओ? चंबल बेसिन का। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा भी आपसे चंबल से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि मैं आप लोगों से बताऊं यहाँ पे। कौन कौन से बन सकते हैं? एक बनता है बीहड़ भूमि। कौन सी भूमि बताओ? बीहड़ भूमि। देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो चंबल नदी है और यहाँ पे हमें बहुत सारी बीहड़ भूमि देखने को मिलती है। यह आप यूं समझ लो कि एक उबड़ खाबड़ भूमि होती है। विशेष रूप से जो चंबल बीहड़ है, बीहड़ भूमि सर्वाधिक कहाँ पे है? तो आपको कहना है सवाई माधोपुर। एक तो सवाई माधोपुर है और हमारा जो धौलपुर है, यहाँ पे आपको सर्वाधिक बीहड़ भूमि देखने को मिलती है। दूसरी बात, ये जो बीहड़ भूमि है, जो चंबल के बीहड़ है, ये आप यूं कह सकते हो डाकुओं की आश्रय स्थली के रूप में जानी जाती। भाई, किन की आश्रय स्थली के रूप में? डाकुओं की आश्रय स्थली के रूप में ये भूमि जानी जाती है। यहां आपको उत्खात ला कृति। ऐसी स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति, या जिसको बोल सकते हैं बेड लैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी भी इसको कहा जाता है। किसको? उत्खात स्थलाकृति को। कौन सी आकृति बताओ? उत्खात स्थलाकृति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये एक विशेष बात हो गई इसकी। दूसरी बात हम लोग करें यहाँ पे, एक भूमि, एक प्रश्न बनता है आप लोगों के सामने, और वो बनता है डांग क्षेत्र। देखो, डांग क्षेत्र की अगर बात करोगे तो ये जो डांग उबड़ खाबड़ भूमि है, विशेष बात अगर मैं करूं तो डांग करौली को डांग की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। यह एक
आपको देखने के लिए एक यहाँ पे उबड़ खाबड़ उच्च भूमि देखने को मिलती है। कहाँ पे? करौली में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डांग भूमि। तो कहाँ देखने को मिलती है? करौली। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रख लेना चाहिए। अब एक प्रश्न बनता है, आदर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये होता है नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश। नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश क्या कहलाता है? खाद्र प्रदेश कहलाता है। और इसका निर्माण निर्माण प्रति वर्ष नदियों के द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना, ये जो खाद्र प्रदेश होता है, ये एक ऐसा प्रदेश होता है जो नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है और प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा बिछाई जाने वाली मृदा से इस प्रदेश का निर्माण होता है। और ये खाद्र जो मृदा होती है वो एक ऐसी मृदा होती है, अगर उसमें लंबे समय तक अगर हम लोग पोषक तत्व नहीं डालते हैं तो भी उसमें अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़। देखो एक चीज ध्यान में रख लेना, जलोढ़ मृदा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा, देखो कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है खादर मृदा और एक होती है बांगर मृदा। तो ये तो खादर जो होती है इसको तो कहते हैं नवीन, इसको बोला जाता है नवीन जलोढ़, इसको बोलते हैं प्राचीन जलोढ़ मृदा। तो देखो सीधा सिंपल सा समझो, ये जो नवीन जलोढ़ मृदा है, कौन सी मृदा? नवीन जलोढ़ मृदा। ये प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा बिछाई गई मृदा होती है, उपजाऊ मृदा होती है। एक होती है बांगर, प्राचीन समय में नदियों के द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? बांगर मृदा कहते हैं, जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। और ये बांगर मृदा राजस्थान में पाई जाती है और विशेष रूप से यहाँ पे ये वो मृदा होती है, अगर इसमें अच्छी खाद डाली जाए, जल की अच्छी उपलब्धता हो जाए तो इससे अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और दूसरी बात हम लोग यहाँ पे करें इस प्रदेश को लेकर के, देखो ये एक उपजाऊ प्रदेश, यहाँ पे आपको जलोढ़, कच्छारी या काप मृदा भी देखने को मिल सकती है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो कौन सा प्रदेश? आपका चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन बताओ? चंबल बेसिन। ठीक है, तो ये एक विशेष बात अपन कर सकते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है। आप यूं समझो, देखो चंबल बेसिन है कि जो यहाँ से चंबल नदी जो है, यो मध्य प्रदेश से एक नदी निकली। भाई कहाँ से निकली नदी? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है और ये नदी हमारे राजस्थान में यहाँ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, कोटा बूंदी बहते हुए ये पहुंचती है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और फिर पहुंचती है इटावा।
इटावा। इटावा कहाँ पे है? यूपी में है, और यहाँ पे एक नदी में मिलती है जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। और एक और अच्छा प्रश्न बनता है, ये नदी सर्वाधिक अवनलिका अवनलिका अपर्दन भी करती है। देखो, अवनली का अपर्दन क्या होता है, तो आपको समझना है कि भूमिगत कटाव जो है वो अधिक करती है, भूमिगत लंबवत कटाव करती है, जिसकी वजह से कठोर चट्टानें तो ज्यादा अपर्दित होती नहीं है, लेकिन मुलायम चट्टानें जो हैं वो अपर्दित हो जाती हैं, जिसके कारण एक उबड़ खाबड़ स्थलाकृति निर्मित हो जाती है। ये चंबल बेसिन की विशेष। तो कहने का मतलब आप यूं लगा लो भाई, यहाँ पे ये वाला जो भाग है, इसको हम लोग चंबल बेसिन में कर सकते हैं। तो अवनली का अपर्दन भी ज्यादा कौन कर रही है, तो आपको कहना है हमारी चंबल नदी कर। ठीक है, अगला देखो। बनास बेसिन। कौन सा बेसिन? बनास बेसिन। अगर बनास बेसिन की बात करोगे ना, तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी यहाँ पे बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। संपूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। संपूर्ण रूप से राज्य में बहने वाली सबसे लंबी कौन बताओ? बनास नदी। अब ये जो बनास नदी है, ये निकलती कहां से है, तो इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां। और ये खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, तो आपको कहना है राज संबंध में है। अरे बोलो, कहाँ पे है खमनोर की पहाड़ियां, तो आपको कहना है राजसमंद में है खमनोर की पहाड़ियां, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, यहां से निकलेगी। तो भाई इसका प्रवाह क्षेत्र जो है, या अपवाह क्षेत्र कौन सा है? अपवाह है क्षेत्र। तो आपको कहना है राजसमंद। राजसमंद है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, और सवाई माधोपुर है। कौन सा बताओ? सवाई माधोपुर। तो एक चीज समझ लो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, इसमें मुख्य रूप से शामिल किसको करते हैं, तो एक तो इसमें भीलवाड़ा अजमेर का कुछ भाग आ जाता है, टोंक और सवाई माधोपुर को आप लोग किस में शामिल करोगे? बनास बेसिन में शामिल करोगे, है ना। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे कुछ अपने को टीलेनुमा उच्च भूमि देखने को मिलती है, जिसको पिडमॉन्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिडमॉन्ट का पिडमॉन्ट। देखो, इसको यूं समझो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पिडमॉन्ट का पठार भी इसको कह दिया जाता है। और कहने का मतलब एक और अच्छा प्रश्न बनेगा
यहाँ की मृदा भूरी, कैसी मृदा है? भूरी मृदा। ये प्रश्न आरएएस में पूछा गया है। आरएएस में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ से राजसमंद से निकली थी हमारी नदी, कौन सी? बनास, फिर गई चित्तौड़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से गई अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से पहुंची सवाई माधोपुर, है ना? तो इसका मतलब ये वाला बेल्ट आपको ध्यान में रख लेना है। ये जो वाला बेल्ट है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट किस में आया आपका? आपको याद रखना है, इसी को कहते हैं बनास बेसिन। क्या कहते हैं बताओ? बनास बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास बेसिन कहा जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं अपन यहाँ पे। दूसरा देखो, यहाँ पे मैं बात करूं आप लोगों से, तो अगला आपको क्या ध्यान रखना है? बाण गंगा बेसिन। कौन सा बेसिन? बाण गंगा बेसिन। तो भाई, इस बेसिन का निर्माण किया है बाण गंगा, गंगा, बाण गंगा नदी। कौन सी नदी? बाण गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा। मुख्य रूप से इसका विस्तार जयपुर, दौसा और भरतपुर को माना जाता है। इसको भरतपुर को माना जाता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। और ये जो बाणगंगा नदी है, कौन सी नदी? बाणगंगा निकलती कहाँ से है? तो आपको कहना है बैराट की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बताओ? बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती। भाई कहाँ से निकलती है बताओ? बैराट की पहाड़ियां जयपुर से ये नदी निकलती है। जयपुर है, दौसा है, भरतपुर में प्रवाहित होती है। और ये अपना जल यमुना तक पहुंचाती। देखो, इसका जल जो है वो यमुना तक पहुंचता था, लेकिन अब कुछ समय से वहां तक इसका जल जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये आपके सामने कौन सा हमने देखा? बाण गंगा बेसिन। कौन सा बेसिन बताओ? बाण गंगा। तो आप यूं समझ सकते हो यहाँ पे, सिंपल, ये जयपुर है और जयपुर से ये नदी निकलेगी, जाएगी दौसा, दौसा से जाएगी भरतपुर और आगे यमुना में मिलेगी। कहाँ, किस में बताओ? यमुना नदी में मिल जाएगी, यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। ये इसकी विशेषता हो गई। तो इसका मतलब ये वाला जो बेल्ट है वो हम लोग शामिल कर सकते हैं बाणगंगा में। कौन से बेसिन में? बाणगंगा। अगला देखो, बात करें, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं, मध्य माही बेसिन। भाई बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनने वाला है। मध्य माही बेसिन में आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के सामने बनने वाले हैं। कौन कौन से? देखो, नदी कौन सी है प्रमुख? एक तो नदी मानी जाएगी माही, और माही व उसकी सहायक
माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश, है ना। और खास करके ये प्रदेश का विस्तार हमें देखने को मिलेगा। विस्तार देखो, माही नदी जो विशेष रूप से बहती है वो बहती है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ में वो प्रवाहित होती है। लेकिन माही बेसिन माना जाता है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। देखो, माही बेसिन में आप किसको शामिल करोगे? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को शामिल करोगे। आपको ये चीज ध्यान में रख लेनी, ठीक है। आगे देखो, बात करें हम लोग यहाँ इस क्षेत्र में, होता क्या है कि ये जो माही नदी है यूं इस तरीके से, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है और ये माही नदी जो है महू मध्य प्रदेश स्थित, सॉरी, देखो, ये जो माही नदी है, विशेष बात मैं इसकी करूं आपकी तो ये इस तरीके से ये निकलती है कहां से? धार, मध्य प्रदेश स्थित मेहद झील या आमियों ग्राम की पहाड़ियों से निकल। अब ये यहां से निकलने के बाद में अगर हम इसकी चर्चा करें तो हमारे राजस्थान में यहां से प्रवेश करेगी, जगह का नाम है खांदू। और खांदू किसका है? बांसवाड़ा का है। किसका है? बांसवाड़ा का है। तो आपको ध्यान रखना, माही नदी यहाँ पे कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस कर, कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? माही है। तो आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे, इधर प्रतापगढ़ है, इधर बांसवाड़ा है और ये हो गया आपका डूंगरपुर। तो आप देखो यहाँ पे हमारे लिए जो है कुछ प्रश्न बनेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। एक प्रश्न तो बनता है, छप्पन का मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट। तो छप्पन का मैदान किसको कहते हैं? छप्पन का मैदान कहाँ पे है? तो आपको कहना है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का भूभाग जो है उसको क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? छप्पन का मैदान कहते हैं। और ये 56 नदी नालों के समूह के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? 56 नदी नालों के समूह है या 56 गांवों के समूह है के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। एक प्रश्न बनता है यहाँ पे, मेवल, मेवल क्या है? तो आपको कहना है सर देखो ये आपका बांसवाड़ा है, सॉरी डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में कुछ उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। तो ये भी ध्यान में रख लेना है। दूसरा एक प्रश्न बनता है कि वागड़ प्रदेश, देखो वागड़ प्रदेश में शामिल किया जाता है डूंगरपुर व बांसवाड़ा को। किसको? डूंगरपुर व बांसवाड़ा को शामिल किया जाता है किसमें? वागड़ प्रदेश। और ये जो 56 का मैदान है, कौन सा मैदान? 56 का, तो ये किस किस के बीच है? ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच।
है ना। और मेवल जो है वो मेवल किसके बीच में है, तो आपको कहना डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच स्थित उबड़ खाबड़ पहाड़ी जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता है, मेवल कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो, मेवल कहलाता है। तो भाई ये ज्यादातर ये क्षेत्र जो है हमारे आदिवासी लोगों का क्षेत्र है, आदिवासी लोग यहाँ पे निवास करते हैं, ये अपन लोग यहाँ पे कह सकते हैं जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, विशेष बात। और डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पे सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। और वो जो त्रिवेणी संगम यहाँ पे बनता है उसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है जिसको हम लोग कहते हैं कि आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर के नवा टापरा गांव में मेला लगता है। यही मैं आप लोगों से चर्चा जो आज हमने की है आप लोगों से, वो चर्चा हमने किसके विषय में की है, तो आपको कहना है पूर्वी मैदान के विषय में हमने चर्चा की है। और ये जो पूर्वी मैदान के विषय में हमने चर्चा की है, पूर्व का मैदान हमने आज चर्चा की है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का ये जो बटन है वो दबाएं ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से। इस कक्षा को आज यहीं रखते हैं और कहते हैं जय हिंद, जय भारत।